राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तिरिया चरित्र। विनोद जी बाहर लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी पूनम दोनों हाथों में चाय लिए बाहर आईं और चाय का एक कप उनके हाथों में पकड़ाते हुए बोलीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बहू को पता नहीं होगा। वह बस हमारे सामने तिरिया चरित्र दिखा रही है। यह सब उसी का किया कराया है। अब इस घर की मालकिन तुम ही हो। चाय का कप मेज पर रखते हुए विनोद जी बोले, अरे वह जानती है कि मेरा बेटा रहेगा तो मैं कुछ कह तो पाऊंगी नहीं। आंखों की भूमि सिकुड़ते हुए पूनम जी विनोद जी से बोली। यही बात उनकी बड़ी बहू अलका ने वहीं खड़े बरामदे में सुन ली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके साथ ससुर उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। उसने सोचा कि मेरे सेवा भाव को उन लोगों ने तिरिया चरित्र का नाम दे दिया। वह उल्टे पांव ही अपने कमरे में वापस चली गई। वहीं बगल में उसके पति मयंक भी सो रहे थे। वह चुपचाप उनके चेहरे को देखने लगी। कितना मासूम चेहरा था। इसी मासूम चेहरे को देखकर तो उसने मयंक से शादी की थी और मैं भी बहुत अच्छे पति बेटे थे। कितना ख्याल रखते थे वह अपने परिवार का। आज से 5 साल पहले वह मयंक से शादी करके इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। बहुत अच्छे थे, एक आदर्श बेटे, एक आदर्श भाई। लेकिन यह सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वह एक आदर्श पति नहीं बन पाए। ऐसा नहीं था कि वह पति अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों के आगे मजबूर था। जब अलका शादी करके इस घर में आई थी तो इस घर में उसकी सास पूनम जी, ससुर विनोद जी, देवर पवन और एक नंद मधुमिता थी। अलका के ससुर एक जगह स्थापित होकर नौकरी नहीं करते थे और उसके देवर और नंद कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। अब तो मधुमिता के लिए भी लड़का देखना शुरू कर दिया गया था। कॉलेज पूरा होते ही उन्हें मधुमिता की शादी करनी थी और नौकरी लगते ही पवन की भी शादी करनी थी। इसलिए सारी जिम्मेदारियां मयंक के ऊपर ही थीं। मयंक की सरकारी नौकरी थी और वह बाहर रहकर काम करता था। ट्रेन से आने में उसे 3 से 4 दिन लग जाते थे और एरोप्लेन से आना उसके माँ पापा को पसंद नहीं था। इसलिए वह साल में 1-2 बार ही आ पाता। अलका को वो लोग साथ जाने नहीं देते थे। अलका के जाने से वहाँ अलग से खर्चा होगा और पैसे बर्बाद होंगे और उन लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वैसे भी पूनम जी से अकेले काम नहीं होता था। बहू के आ जाने के बाद सास और ननद से काम होता भी कहाँ है। पवन की पढ़ाई और शादी की सारी जिम्मेदारी मयंक के ऊपर थी और अलका ने भी कभी शिकायत नहीं की। जब पवन की शादी हुई तब भी मयंक ने सारी जिम्मेदारी हंसते हंसते उठाई, कभी कोई शिकायत नहीं की। पवन की शादी के बाद मयंक ने अपनी माँ पूनम जी से कहा, माँ अब मैं इस बार अलका को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब तो आपकी छोटी बहू भी आ चुकी है। यह बात सुनकर पूनम जी थोड़ा सा घबरा गईं। उन्हें लगा कि अगर अलका चली गई तो घर का सारा काम कौन संभालेगा। वैसे भी उन्हें अपनी छोटी बहू से कुछ ज़्यादा ही प्यार था और उनका यह सोचना था कि अगर मयंक अलका को लेकर चला गया तो उसे अपने परिवार की भी खर्च बढ़ जाएंगे, जिससे वह घर पर पैसे भेजना छोड़ देगा। एक बार तो चिंता की लकीरें उनके माथे पर आ गईं, लेकिन फिर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है। छोटी बहू तो अभी नई नई आई है, उसे घर के कामों के बारे में क्या पता। यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। मयंक बोला, अरे माँ कोई बात नहीं, आप हो ना, आप समझा देना। जैसे आपने अलका को समझाया था उसी तरह छोटी को भी समझा देना। हाँ तुम्हारी बात ठीक तो है, लेकिन अभी कई रीति रिवाज हैं। नई नई शादी हुई है, अभी थोड़ा घूमना फिरना भी है। यह तो इन्हीं सब में बिजी रहेगी। अलका को थोड़े दिन घर संभाल लेने दो, अगली बार आना तो लेकर जाना। मैं कोई मना थोड़े ही कर रही हूँ। माँ की बात सुनकर मयंक मन महसूस कर रह गया, लेकिन फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, थोड़े ही दिनों की तो बात है। यह सोचकर मयंक ने भी हाँ कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद मयंक को पता चला कि
अलका माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर उसकी सास ने कहा कि अब तो मैं अलका को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसी हालत में बहू अकेले कहाँ जाएगी। यहाँ पर हम सब हैं ना अलका को संभालने के लिए, वहाँ पर वह अकेले क्या करेगी। तुम तो ऑफिस के काम से निकल जाओगे। अलका की तबीयत और प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर मयंक भी चुप हो गया, वापस चला गया। प्रेगनेंसी के समय भी अलका को घर का सारा काम और सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। नेहा को तो सब तब भी आराम ही था। अब तो अलका का बेटा प्रिंस भी 5 महीने का हो गया था। इस बार मयंक ने फिर पूछा तो पूनम जी ने मना कर दिया। इतने छोटे बच्चे को मैं नहीं भेजूंगी। पूनम जी से लेकर उसे परिवार का हर शख्स अलका को रोकने की कोशिश करता। इसमें उनका अपना अपना स्वाद और लालच भरा था, और इस लालच और स्वार्थ के चक्कर में उन्हें यह भी नजर नहीं आता था कि उनका मयंक वहां पर अकेला परेशान हो रहा है। उसका परिवार होते हुए भी वह अकेला है। लेकिन यह बात धीरे धीरे अब मयंक को भी समझ में आने लगी थी। लेकिन इस बार मयंक ने भी ठान लिया था कि उसको आए यहाँ 5 दिन हो गए थे। अगले दिन उसकी वापसी का टिकट था। इस बार उसने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को उसने कहा कि मैं अलका को भी मेरे साथ जा रही है, मैं उसका भी टिकट करवा कर आया हूँ, लेकिन तुमने हमें तो कुछ नहीं बताया। उसकी माँ पूनम जी ने कहा, इसमें बताना क्या है माँ, मैं वहाँ पर अकेला हो जाता हूँ अपना परिवार होते हुए भी। इस बार मैं अपनी पत्नी अलका और अपने बच्चे को लेकर साथ जाऊंगा। मयंक एकदम साफ साफ शब्दों में बोल रहा था, इसलिए पूनम जी कुछ नहीं बोल पाई और किचन में जाकर अलका से पूछा कि तुम जानती थी कि तुम्हें मयंक के साथ जाना है, तुम्हारा भी टिकट हो चुका है, तो तुम तो बता सकती थी ना। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता था। मयंक मेरा भी टिकट बनवा कर लाए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें पता नहीं था। यह कहकर पूनम जी रसोई के घर से बाहर निकल गईं। सोचते सोचते फिर से अलका की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछकर वह जब दोबारा अलका किचन की तरफ गई तो देखा सास और बहू उसी के बारे में बात कर रहे थे। यह तो माता पिता के संस्कार हैं। इतना तिर्या चरित्र जो आता है, यह सब उसी का तिर्या चरित्र है। नहीं तो आज तक तो मेरे बेटे ने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। पता नहीं उसको अपने पति के पास जाने में कौन सी आग लगी हुई है। पूनम जी की बात सुनकर अलका को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह रसोई घर में पहुंचकर बोली, माँ, कौन सा तिर्या चरित्र दिखा रही हूँ मैं। अगर अपने पति के साथ रहना और उसके साथ जाना तिर्या चरित्र है तो माफ कीजिएगा माँ जी, यह तिर्या चरित्र तो आप और मेरी देवरानी दोनों लोग दिखाती हैं। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात करते हुए। पूनम जी चिल्लाते हुए बोली, यह कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का। तुझे शर्म नहीं आती माँ कि इतनी ऊंची आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है। जो भी बात करनी है आमने सामने करिए। क्यों नहीं चिल्लाऊंगी। घर के सारे मर्द बाहर तो आए, उन्हें भी तो पता चले कि तुम कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हो। पूनम जी की आवाज सुनकर मयंक, पवन और उसके पति तीनों लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। मयंक ने पूछा। मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बीवी से पूछो। देखो कैसी कैसी भाषा बोल रही है, कैसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मयंक ने बड़े आश्चर्य से अलका की तरफ देखा। अपनी देवरानी और अपनी सास को तिर्या चरित्र बता रही है। अपनी माँ की बात सुनकर मयंक भी शक्ते में आ गया। लेकिन फिर मयंक ने सोचा कि जो कभी अपने सास का जवाब नहीं देती, अगर वह कुछ बोल रही है तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। मयंक ने अलका से पूछा, यह सब क्या है अलका, क्या गलत कहा मैंने। मयंक जी, इतने सालों से मैंने उनकी सेवा कर रही हूँ, तब तक तुम्हें मैं एक आदर्श बहू थी, और आज मैं अपने पति के साथ उनके साथ जाने लगी
तो मैं तिर्या चरित्र दिखाने लगी। अगर अपने पति के साथ रहना तिर्या चरित्र है तो दुनिया की हर औरत तिर्या चरित्र दिखाती है जो अपने पति के साथ रहती है। क्या मेरा मन नहीं करता अपने पति के साथ घूमने का, उसके साथ वक्त बिताने का, उसे अपने दिल की कोई बात करने का? क्या मेरे कोई जज्बात नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है? एक औरत होते हुए भी क्या मैं इन लोगों को यह बात समझाने में नहीं आती, दिखाई नहीं देती? आखिर ऐसा क्या हो गया कि 5 साल बाद मुझे इतना बेशर्म होकर बोलना पड़ा? आज मुझे अपने आप के लिए एक औरत से अपना हक मांगना पड़ रहा है। यह कहकर अलका अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे कुछ देर वहाँ बहुत शांति रही। कुछ देर बाद मयंक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जानता हूँ कि क्या अलका को क्यों नहीं भेजना चाहती। क्या मैं पैसे कमाने का या फिर अलका हूँ सिर्फ घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए है? साल में केवल 10-5 दिन ही हम पति पत्नी की तरह रह पाते हैं। क्या हमें अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कोई बात भी होती, लेकिन सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी आप लोग खुश नहीं हैं। मैंने तो सोचा था कि शांतिपूर्वक चले जाएंगे, लेकिन आपने आज मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहकर मयंक भी अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह मयंक और अलका दोनों ही अपना सामान पैक करके रवाना हो गए, लेकिन मयंक और अलका की ना चाहते हुए भी उसे परिवार में आखिर दरार पड़ ही गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।